गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कॉम्पटन इफेक्ट, हम जो टॉपिक कर रहे थे वो कौन सा था, कॉम्पटन इफेक्ट। इसको थ्योरेटिकली हमने कंप्लीट कर लिया था और हमने ये भी पता कर लिया कि जिस प्रकार आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल कैरेक्टर को एक प्रकार से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है या शो कर रहा है, उसी प्रकार से कॉम्पटन इफेक्ट भी लाइट के पार्टिकल कैरेक्टर को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर रहा है। यानी इन दो एक्सपेरिमेंट के आधार पर आप ये कह सकते हो कि लाइट हैज़ पार्टिकल कैरेक्टर और पार्टिकल नेचर, और उसके बाद से ये प्रूफ हो गया कि लाइट हैज़ डुअल कैरेक्टर, क्योंकि वेव कैरेक्टर तो पहले से ही था जो हाइगन ने मॉडल दिया था। बाद में वो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और फिर बाद में मैक्सवेल की जो इक्वेशंस थी, और मैक्सवेल इक्वेशंस जिसके अंतर्गत रेडिएशन को, लाइट भी क्या एक प्रकार की रेडिएशन थी, उसको क्या कहा गया था, वेव कैरेक्टर कहा गया था। तो वो सारी बातें हमने देख ली थी। आज हम क्या करेंगे, उस कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस करेंगे, तो जिससे क्या होगा कि जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है वो अच्छे से अप्लाई आप कर पा रहे हो नहीं पा रहे हो, उसका जजमेंट भी आसानी से हो जाएगा। तो हमेशा की तरह वही, जब भी आप न्यूमेरिकल करो तो जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको पहले दिए हैं कि जब भी आप किसी टॉपिक को करो तो उसके अंतर्गत से जो मेन फॉर्मूला या मेन बातें उसको आप अलग से नोट कर लीजिए। तो जब कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा था तो कॉम्पटन इफेक्ट के अंतर्गत जो फॉर्मूले थे, कॉम्पटन शिफ्ट का ही था बेसिकली, वो आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम एक एक क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ताकि आपके काम आसानी से हो जाए। और इंस्ट्रक्शन आपके लिए वापस वही है कि जो न्यूमेरिकल लिखा गया है उसको पहले आप स्वयं पढ़िए। मैं तो इसको पूरा यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ, लेकिन आप उस वीडियो को एक बार पॉज कर दीजिए और उस न्यूमेरिकल को स्वयं करने का प्रयास कीजिए। अगर आपने एक दफ़ा कर लिया, फिर वीडियो को ऑन करके आप चेक कीजिए कि जैसा मैंने बताया है वैसा आप कर पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब आप राइट ट्रैक पर हो, अदरवाइज कहीं ना कहीं पढ़ने के दौरान या समझने के दौरान आपने कुछ न कुछ गलती की है, तो उस गलती को आप वापस से सुधार सकते हो। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक लाभ ये भी है कि जो चीज़ आपको नहीं भी समझ में आई है, तो कभी कभी क्या होता है क्लासरूम टीचिंग में, तो हालांकि वो बेनिफिशियल होती है, बेनिफिशियल रहती है, लेकिन वहाँ पर एक हर्डल भी रहता है कि आपने जैसे एक बार चीज़ बता दी तो दोबारा वापस नहीं बताई जाती, क्योंकि जनरली पूछा नहीं जाता। लेकिन ये आपके पास एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि रिकॉर्ड तो वहाँ यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वापस से तुरंत उस चीज़ को रेफर कर सकते हो। और मैं हर चीज़ लगभग ये बताता ही चलता हूँ कि ये जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपको उस लेक्चर में या उस टॉपिक में आपको मिल जाएगी। तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, बस आपको सिंसियरिटी के साथ और रेगुलरिटी के साथ इन चीज़ों को फॉलो करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कॉम्पटन प्रकीर्णन में प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए यदि फोटोन का तरंग दैर्ध्य 3 एंगस्ट्रॉम तथा प्रकीर्णन कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, क्वेश्चन को बड़े इत्मीनान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि क्या क्या डेटा या चीज़ें आपको दी गई है, आपको तो वो नोट कीजिए, फिर क्या निकालना है वो नोट कीजिए, और किस फॉर्मूले का या किस मेथड को यूज करते हुए आप उस चीज़ को फाइंड करोगे या निकालोगे वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन तो आपको पता चल गया कॉम्पटन प्रकीर्णन का है। तो कॉम्पटन प्रकीर्णन के क्वेश्चन को जब भी करो, ठीक है ना, थ्योरी के एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तो अलग बात, जब थ्योरी के एग्जाम में करो तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन, आप छोटा सा साइड में डायग्राम जरूर बना दीजिए कॉम्पटन स्कैटरिंग का। जैसे आपके पास क्या था, ये इलेक्ट्रॉन था जो रेस्ट पोजिशन में था, इस पर क्या हुआ, एक एक्सरे फोटोन आएगा, ठीक है ना, और जैसे इससे टकराएगा तो ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिकॉइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिकॉइल हो जाएगा, और ये फोटोन क्या हो जाएगा, प्रतिक्षिप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपके हो जाएगा, ये एक्सरे कौन सी, इंसिडेंट, और ये स्कैटर्ड एक्सरे, और ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम हमेशा बनाना है। और आप चाहो तो एनर्जी भी लिख सकते हो। इसकी एनर्जी क्या होती है, इसकी एनर्जी होती है E = h न्यू, इसकी होगी E डैश = h न्यू डैश, और इसकी एनर्जी आप E लिख दिया, E छोड़ दीजिए केवल, ठीक है ना। और ये तो रेस्ट में है, तो इसकी एनर्जी तो क्या होगी, इसकी एनर्जी होगी m0 c²। चलो इसको लिख देते हैं, E = m0² c4 + pe² c²। ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट में आप फटाफट कर दीजिए। अब आपसे पूछा क्या है, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रतिक्षिप्त हुआ है उसकी गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। और आपने कॉन्सेप्ट ये सीखा भी है, आपने क्या देखा है कि जब इंसिडेंट एक्सरेस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराती है तो क्या होता है, ये जो स्कैटर्ड होगी एक्सरे, उसकी जो
तरंग दैर्ध्य है वो आपको एक्सपेरिमेंटली कैसे मिलती है, चेंज मिलती है। यानी इसकी मान लो लैम्बडा थी सपोज करो, तो इसकी आपको क्या मिलेगी, लैम्बडा डैश मिलेगी। तो जब उसकी तरंग दैर्ध्य चेंज हो रही है, और चेंज क्या बेसिकली वो बढ़ रही है, यानी स्कैटर्ड एक्सरे की तरंग दैर्ध्य क्या हो रही है, अधिक है। अगर उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। अगर आवृत्ति कम है तो ऊर्जा कम है। यानी इंसिडेंट एक्सरे की ऊर्जा स्कैटर्ड एक्सरे की ऊर्जा से ज्यादा है, या स्कैटर्ड एक्सरे की ऊर्जा इंसिडेंट एक्सरे की ऊर्जा से कम है। तो वो जो एनर्जी लॉस है वो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहती है, तो वो एनर्जी लॉस आपको दिखाई देगा इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। यानी जो ऊर्जा हास होगा, उस ऊर्जा हास के कारण इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाएगी, गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। उसी वजह से वो क्या होगा, प्रतिक्षिप्त होगा। तो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है आप आराम से जानते हो, हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, कॉन्सेप्ट से आप क्या जानते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं ऐसे लिख देता हूं, वो क्या होगी, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। चूंकि आपको क्वेश्चन में तरंग दैर्ध्य के रूप में है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एच कॉमन आ गया, सी अपॉन लैम्बडा माइनस क्या होता है आपका, न्यू लैम्बडा इजिकल टू सी, तो न्यू इजिकल टू सी अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ से सी अपॉन लैम्बडा माइनस सी अपॉन लैम्बडा डैश। इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, एस सी लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा डैश। और आप जानते हो कि लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा क्या होता है, आप क्या जानते हो, एस सी ये होता है आपका डेल्टा लैम्बडा, जिसको आप क्या कहते हो, कॉम्पटन शिफ्ट। डेल्टा लैम्बडा को आप क्या कहते हो, कॉम्पटन शिफ्ट। तो ये आपको पता है, यानी अब आपको तो डेल्टा लैम्बडा चाहिए और एक लैम्बडा डैश चाहिए। ठीक है, अब आपको दिया क्या गया है, गिवन क्या है आपको, गिवन है लैम्बडा, वो कितना है 3 एंगस्ट्रॉम, और प्रकीर्णन कोण यानी फाई वो आपका कितना है 90 डिग्री। अब आपको ये भी पता है कॉम्पटन विस्थापन का सूत्र आप जानते हो, आप लिखोगे वी नो दैट डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू 0.0242 माइनस कॉस फाई एंगस्ट्रॉम। आगे एंगस्ट्रॉम जरूर लिखना, क्योंकि ये जो मान आया था आपका h अपॉन एम नॉट सी, यहाँ पर क्या फैक्टर था, यहाँ पर फैक्टर था h अपॉन एम नॉट सी। जब उसको आपने सॉल्व किया तो मान आया 0.242 एंगस्ट्रॉम, तो इसलिए आगे एंगस्ट्रॉम लिखिए। जहाँ फाई क्या आपका, फाई है प्रकीर्णन कोण, इस तरह से पूरा लिखिए आप, प्रकीर्णन कोण। अब आपको दिया क्या गया है, फाई दिया गया है 90 डिग्री, तो उससे आपके डेल्टा लैम्बडा क्या निकल जाएगा, cos 90 होता है 0, तो ये सिंपली क्या बच जाएगा 0.0242 एंगस्ट्रॉम। तो ये डेल्टा लैम्बडा आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, अब लैम्बडा डैश चाहिए। अब आपको पता है कि जो डेल्टा लैम्बडा होता है वो क्या होता है, लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लैम्बडा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस डेल्टा लैम्बडा। लैम्बडा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा प्लस डेल्टा लैम्बडा। तो देखिए आप आराम से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एस सी डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा और लैम्बडा डैश। लैम्बडा और लैम्बडा डैश क्या है आपका, लैम्बडा प्लस डेल्टा लैम्बडा। अब देखिए यह एक छोटी सी चीज़ जिसको आपको समझना है, डेल्टा लैम्बडा है वो लैम्बडा की तुलना में उसका मान क्या है, बहुत कम है। आप देखिए लैम्बडा आपका कितना दे रखा है 3 एंगस्ट्रॉम, आपको लैम्बडा कितना दे रखा है 3 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, और डेल्टा लैम्बडा आपके कितना है 0.0242। तो लैम्बडा में बहुत छोटी राशि जुड़ेगी तो उसका मान लगभग क्या रहेगा, लैम्बडा के बराबर ही रहेगा। तो ये जो क्वांटिटी है लैम्बडा प्लस डेल्टा लैम्बडा, इसको मैं लैम्बडा के बराबर मान सकता हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, आप देखना एस सी डेल्टा लैम्बडा, ये लैम्बडा, और इसको मैं लैम्बडा मान सकता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी राशि में अगर आप कोई छोटी राशि जोड़ते हो तो उस राशि के मान में विशेष परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो लैम्बडा प्लस डेल्टा लैम्बडा को मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्बडा लिख सकता हूं। तो अल्टीमेटली आपके फॉर्मूला क्या हो गया, एस सी डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। तो ये क्या है आपका प्रत्यक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। अब एच का मान आप जानते हो, सी का मान आप जानते हो, डेल्टा लैम्बडा आपके ये रहा निकाला हुआ, और लैम्बडा आपको गिवन है, सब कुछ वैल्यू आपको दे रखी है। अब आपको सिंपली मान रखना है और इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा, आप आराम से इसको चेक कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 33.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, 33.28
0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। तो आप मान रख के चेक कर लीजिए, अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब आपके सही और आएगा ही आएगा निश्चित रूप से। बस अब तो ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, आपको यहाँ तक पहुँचना था। तो बिल्कुल किस तरह से न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है मैंने आपको पूरा बता दिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, लेकिन मैंने पूरा लिख करके बताया आपको, हर एक कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत जो था मैंने क्लियर कर दिया। इसी प्रकार से न्यूमेरिकल आपको करना है। जब आप शुरुआती स्टेज पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसी तरह से एक एक चीज करनी है। शुरुआती स्तर पर न्यूमेरिकल को आप जंप करने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपके इनिशियल क्लासेज यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में न्यूमेरिकल की अच्छी प्रैक्टिस है तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसी तरह से कीजिए। आप ये मान के चलिए कि धीरे धीरे कुछ दिनों में, कुछ सप्ताह के अंतर्गत हम इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे कि हर न्यूमेरिकल आपके टिप्स पर होगा। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप बिना पेन उठाए, मैं जो शब्द काम में ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ, बिना पेन उठाई आप केवल क्वेश्चन को पढ़ के और अपने संचित ज्ञान के आधार पर ऑप्शन को देख करके ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसी प्लेटफॉर्म हम साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो ये क्वेश्चन था। अब इसी प्रकार के एक दो क्वेश्चन हम और करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक फोटोन की उस न्यूनतम ऊर्जा का परिकलन कीजिए जिससे कि वह विराम अवस्था वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी आधी ऊर्जा स्थानांतरित कर दे। क्वेश्चन को बड़े इत्मीनान से पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे मान लो आपका पास क्या है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, और ये फोटोन आपको पता है इस पर क्या होगा, इंसिडेंट होगा। ये आपका क्या है, इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। आपको ये पूछा है कि आपको इस इंसिडेंट फोटोन की मिनिमम एनर्जी फाइंड करनी है। कब? जब यह अपनी आधी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर दे। ये तो आपको पता है कि ये फोटोन जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर करेगा तो अपनी कुछ ऊर्जा इसको स्थानांतरित करेगा, जो कि इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में आपको दिखाई देगी। लेकिन अब आपको कंडीशन क्या दे दी कि वो आधी ऊर्जा स्थानांतरित कर रहा है, ठीक है। सिचुएशन तो सेम वही है। जब इस तरह की टक्कर होगी तो आपका ये क्या होगा, स्कैटर्ड फोटोन, और इधर आपके आ जाएगा रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब करते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है ना। आप तो बिल्कुल अपने हिसाब से कीजिए और वीडियो को पॉज करके और फिर चेक कीजिए क्या होता है। तो देखिए, हमें पता है सबसे पहले कैसे करोगे, आपतित फोटोन की ऊर्जा, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ई फोटोन, वो क्या होगी, एच न्यू होगी। जहां न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। अब प्रकिरणित फोटोन की ऊर्जा, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ई डैश लिख दूं, मान लो ई डैश फोटोन, ये क्या होगी, एच न्यू डैश। इस एच न्यू का आप क्या लिख सकते हो, एस सी बाई लैम्बडा भी लिख सकते हो, और इसको एस सी बाई लैम्बडा डैश भी आप लिख सकते हो। ये तो हम जानते हैं बिल्कुल। अब देखो, ये आपको क्या कह रहा है कि जब इस प्रकार से ये टक्कर होगी तो आपको क्या ज्ञात करना है, इस इंसिडेंट फोटोन की मिनिमम एनर्जी फाइंड करनी है। मिनिमम एनर्जी जब यह अपनी आधी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर दे। तो मान लो इलेक्ट्रॉन को आधी ऊर्जा स्थानांतरित करेगा तो आधी ऊर्जा इसके पास बचेगी। जैसे मान लो ये एच न्यू था तो इसका आधा भाग इसको चला गया, आधा भाग स्कैटर्ड फोटोन के पास रहेगा। तो जो कंडीशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है, मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन राइट। प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं, ई डैश फोटोन इज इक्वल टू ई फोटोन बाई 2। आप समझे इस चीज को, क्योंकि आधी ऊर्जा इसके पास चली गई तो आधी ऊर्जा किसके पास होगी, स्कैटर्ड फोटोन के पास। तो स्कैटर्ड फोटोन की जो ऊर्जा है वो इंसिडेंट फोटोन की ऊर्जा की हाफ होगी। तो यहां से आप क्या चीज निकाल सकते हो, एस सी अपॉन लैम्बडा डैश इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्बडा बाई 2, क्योंकि ये 2 है। तो यहां से आपकी रिजल्ट आ गया लैम्बडा डैश इज इक्वल टू 2 लैम्बडा। ये रिजल्ट एक आपके मिल गया। अब इसको कैसे यूज करना है अभी आपको पता चल जाएगा। तो एक रिजल्ट तो आपका ये आ गया। अब आपको एक फॉर्मूला आप जानते हो, क्या जानते हो आप, ये जानते हो
कॉम्पटन विस्थापन, वो क्या होता है आपका, वो होता है डेल्टा लैम्बडा इजिकल टू लैम्बडा लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा और 0.0242 माइनस कोस फाई एंगस्ट्रॉम, ये होता है। अब इस केस में आपके देखो लैम्बडा डैश क्या है, 2 लैम्बडा है, तो सपोज करो मैं क्या लिख दूं, 2 लैम्बडा माइनस लैम्बडा इजिकल टू 0.0242 माइनस कोस फाई एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से आपके क्या आ गया, लैम्बडा इजिकल टू 0.0242 माइनस कोस फाई एंगस्ट्रॉम, ये इक्वेशन नंबर 2। ये आपने किसका मान निकाल लिया, लैम्बडा का। लैम्बडा क्या है, लैम्बडा है आपतित फोटोन की तरंग दैर्ध्य है। या ध्यान रखिए लैम्बडा क्या है, आपतित फोटोन की तरंग दैर्ध्य है। और ये कब ज्ञात की है, जब ये कंडीशन है, क्योंकि ये हमने लैम्बडा डैश का मान 2 लैम्बडा किस स्थिति में रखा है, तब रखा है जब ये फोटोन अपनी आधी ऊर्जा इसको स्थानांतरित कर रहा है। हर एक केस के लिए नहीं है, इस केस के लिए ये मान आया है। तो आपके पास लैम्बडा आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा जब ये कंडीशन हो। तो फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, आप देखो यहां देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं आपतित फोटोन की ऊर्जा E, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, h न्यू या SC अपॉन लैम्बडा, ये होती है। और आपसे क्या पूछा है, जब ये केस है यानी आधी ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है, तब आपको निकालनी है मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी निकालने के लिए देखो E किस पर डिपेंड कर रहा है, HC और लैम्बडा पर। तो पहले तो आप इस चीज से देखिए कि इस फॉर्मूले से मैं E मिनिमम क्या लिख सकता हूं, E मिनिमम आपका होगा SC अपॉन लैम्बडा मैक्सिमम। ये तो आप जानते हो, बिल्कुल सिंपल है। E मिनिमम के लिए लैम्बडा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब आपको क्या निकालना है, फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा, तो ये रही। किस केस में, इस केस में जब आधी ऊर्जा स्थानांतरित कर दे, तो उस केस में लैम्बडा का मान मैक्सिमम निकालना है आपको। तो आप क्या लिखोगे, आपको लैम्बडा मैक्सिमम चाहिए, ठीक है ना, इस केस के लिए। तो लैम्बडा मैक्सिमम कहां से लाओगे, यहां से लाओगे। लैम्बडा आपको दे रखा है, इसका अधिकतम मान कब होगा, जब फाई आपके क्या होगा, 180 होगा। ध्यान से समझिएगा, फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा मैक्सिमम फाई मस्ट बी पाई, जिससे लैम्बडा मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.0484 एंगस्ट्रॉम। ये लैम्बडा मैक्सिमम है किस स्थिति में, जो गिवन कंडीशन है। अब लैम्बडा मैक्सिमम आ गया इस केस के लिए, और इसी केस के लिए आपको न्यूनतम ऊर्जा निकालनी है फोटोन की। तो ये रहा फॉर्मूला। तो आपका E मिनिमम क्या हो जाएगा, E मिनिमम हो जाएगा SC अपॉन 0.0484 और ये आपका एंगस्ट्रॉम भाई। अब आप आराम से मान रखिए H का, C का, और मान रख करके सॉल्व करोगे तो आपके E मिनिमम का मान आ जाएगा, मैं सीधा लिख देता हूं यहां पर, E मिनिमम आएगा 256 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 256 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कैसे आएगा, सब ये जो भी यूनिट वगैरह वो आप आराम से एडजस्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो तरीका मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, और पूरी की पूरी जो आपने कॉम्पटन इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को सीखा है उसका पूरा यूज हो रहा है। ये देखिए, आपतित फोटोन, प्रकीर्णित फोटोन के बारे में जानकारी, फिर जो क्वेश्चन दे रहा है उससे आप कैसे एडजस्ट कर रहे हो, फिर कॉम्पटन विस्थापन का फॉर्मूला काम में आ गया, फिर किस प्रकार से E मिनिमम और लैम्बडा मैक्सिमम आप काम में ले रहे हो, वो सारा आ गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, आपके BSc के एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर मैंने लिख दिया, आंसर अपना आप चेक कर सकते हो। तो ये न्यूमेरिकल भी था जिसको हमने देख लिया, ठीक है। अब कुछ और न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है ये। आप बस इस चीज को ध्यान से पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है, इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। पिछले दोनों न्यूमेरिकल को आपने अच्छे से देख लिया, काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब इस न्यूमेरिकल को भी हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश चलता है, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। इस स्टेज पर आपको लैंग्वेज आपके लिए बैरियर नहीं होना चाहिए, बिकॉज जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो फिजिक्स, दिस इज कम्प्लीटली लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, आप किसी भी भाषा में समझिए, ये स्कैटरिंग लिखिए, चाहे प्रकीर्णन लिखिए, चाहे किसी भी लैंग्वेज लिखिए, इसका मीनिंग वही है। आपको अगर मीनिंग समझ में आ गया तो लैंग्वेज आपके लिए कभी बैरियर नहीं होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन कॉम्पटन स्कैटरिंग एन इनकमिंग फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस
इज स्कैटर्ड बैकवर्ड एट एन एंगल 180 डिग्री, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे मान लो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, वो किस में है, रेस्ट में है। एक फोटोन, इनकमिंग फोटोन इस पर क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है जब इस इंसिडेंट होगा तो ये तो हो जाएगा स्कैटर्ड और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिकॉइल। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, और ये आपका इंसिडेंट फोटोन, और ये आपका स्कैटर्ड फोटोन। अब आपसे क्या पूछा है कि ये जो स्कैटरिंग एंगल था आपका, जो फाई, ये जो था फाई और ये थीटा, तो फाई आपको दे रखा है 180 डिग्री, और इंसिडेंट जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ लैम्बडा भी आपको दे रखी है, और आपसे पूछा क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हुआ है उसके मोमेंटम को ज्ञात करना है। अब आप याद कीजिए, जब मैंने कॉम्पटन इफेक्ट के पूरे डेरिवेशन को जब मैंने करवाया था मैथमेटिकली, जब आपने किया था किस प्रकार से मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ और एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ को अप्लाई करके, तो वहाँ पर मोमेंटम ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन को मैंने बकायदा एक बड़ा फॉर्मूला था, उसको बॉक्स में बंद करवाया था और आपको कहा था उसको एज इट इज याद रखना है। तो वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था, आपको याद रखना है, ठीक है ना। वो फॉर्मूला था एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर कॉस फाई। ये वो फॉर्मूला था, आपको याद रखना पड़ेगा। और मान लो किसी कारण से आपको याद ना भी हो तो आप बिल्कुल विथिन मतलब 10-15 सेकंड या 20 सेकंड आप उसको आराम से फाइंड कर सकते हो। तरीका क्या था, तरीका कैसे क्या था, इसका मोमेंटम आपकी था P, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, उसका कोई मोमेंटम था नहीं, इसका मोमेंटम था P डैश और इसका था PE। तो इससे आप क्या लिख सकते थे, जब आपने मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करोगे, मैं एक बार बता देता हूँ कैसे करना है, वहाँ बता चुका हूँ। तो मोमेंटम कंजर्वेशन जब लॉ अप्लाई करोगे तो क्या होगा, वेक्टर P इज इक्वल टू P डैश प्लस PE। तो यहाँ से PE क्या आ जाएगा, P माइनस P डैश। फिर आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड निकालने क्या करोगे, ए कोई भी वेक्टर ए उसका मैग्नीट्यूड निकाला तब क्या करोगे, मोड ए स्क्वायर करोगे, और मोड ए स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए। तो मोड पी स्क्वायर क्या होगा, पी माइनस पी डैश डॉट पी माइनस पी डैश, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 पी डॉट पी डैश होगा, और पी और इस पी का मान आपको पता है क्या है, पी का मान एच न्यू है, इसका मान एच न्यू डैश है, और ये आपको निकालना है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मोड पी स्क्वायर इजिकल टू वेक्टर p माइनस पी डैश डॉट वेक्टर p माइनस पी डैश। अब इसको सॉल्व करोगे, p और p डैश सबके मान है वो रखोगे तो आपके पास यही आएगा। तो बहुत एक बार जब आपका न्यूमेरिकल पर अच्छा अभ्यास हो जाएगा तो मैं फिर बता रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फटाक से कर लोगे। कुछ चीज़ें आपको याद रहेगी तो अच्छी बात है, याद नहीं भी रहती तो आप तुरंत निकाल सकते हो। और ये प्रैक्टिस अब आपके लिए जरूरी है, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने होंगे तो इस प्रकार का अभ्यास करना जरूरी है। अब आप ये मत समझिए कि हो सकता है बहुत से लोग ऐसे जिनको फिजिक्स में नहीं करना हो, लेकिन अभ्यास होता है, आपको केमिस्ट्री करनी हो, मैथ्स करना हो, कुछ भी करना हो, प्रैक्टिस होती है। आप किसी भी सब्जेक्ट पर कीजिए, आपका जो माइंड होगा उसी अनुरूप कार्य करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। तो अब इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, सीधे सीधे मान रखना है। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है फाई आपको दे रखा है कितना, पाई या 180 डिग्री। तो उस स्थिति में कॉस फाई कितना हो जाएगा, -1। तो चलो, तो यहाँ से पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस फाई -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 स्क्वायर न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर। तो इससे देखो एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर तो कॉमन आ गया, अंदर बचेगा न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर प्लस 2 न्यू डैश, तो वो हो जाएगा न्यू प्लस न्यू डैश का होल स्क्वायर, वो हो जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ न्यू स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर प्लस 2 न्यू डैश। ये क्या हो गया, न्यू प्लस न्यू डैश का होल स्क्वायर। तो ये आपके हो गया एच स्क्वायर सी स्क्वायर न्यू प्लस न्यू डैश का होल स्क्वायर। तो एक इक्वेशन तो आपके ये आ गई, यानी पी स्क्वायर का मान क्या आ गया, ये आ गया। अब आपको क्या दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है लैम्बडा, ठीक है। लैम्बडा है तो आपको न्यू पता चल जाएगा, लेकिन न्यू डैश नहीं पता। न्यू डैश कहाँ से पता चलेगा, लैम्बडा डैश से। और लैम्बडा डैश आप कहाँ से लाओगे, आप लाओगे कॉम्पटन विस्थापन से। तो अब यहाँ लिखोगे आप, ठीक है ना, कॉम्पटन विस्थापन से हम जानते हैं कि क्या जानते हो आप, डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा। और ये होता है आपका फॉर्मूले वाइज लिखोगे तो h अपॉन m नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई, यही होता है।
फाई आपको क्या दे रखा है, पाई, तो इससे आपके लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h/m0c। और आपको लैम्बडा दे रखा है कितना, 3/2h/m0c, तो इससे लैम्बडा डैश क्या हो जाएगा 2, ये लो 2h/m0c प्लस 3/2h/m0c, तो यहाँ से आपके लैम्बडा डैश आ गया 3/2 + 2, ये हो जाएगा 7/2, कितना हो जाएगा 7/2h/m0c। तो एक आपके मान ये आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब पीई स्क्वायर निकालना है आपको, तो देखिए यहाँ देखिए आप आराम से, पीई स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं सिंपल पीई लिख देता हूँ, वो हो जाएगा h/c न्यू प्लस न्यू डैश, न्यू प्लस न्यू डैश, स्क्वायर हटा दिया। अब न्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, h/c न्यू होता है c/λ प्लस c/λ डैश, यही होता है, ठीक है। तो देखिए h ये हो गया आपका 1/λ प्लस 1/λ डैश, क्योंकि c से c कैंसिल हो गया। अब मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ या ऊपर सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको आराम से दिख जाए। चलो मैं वापस लिखता हूँ, पीई आपका आ गया h, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ लैम्बडा डैश प्लस लैम्बडा डैश। अब आपके पास देखो लैम्बडा का मान आपको गिवन है, लैम्बडा डैश आपने फाइंड कर लिया, तो बस मान रखते हैं h, लैम्बडा डैश है आपका 7/2h/m0c प्लस लैम्बडा आपको दिया गया है 3/2h/m0c, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 7/2h/m0c इंटू 3/2h/m0c। तो अब देखिए h/m0c ऊपर से कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया 7/2 प्लस 3/2, वो कितना हो गया 7/2 प्लस 3/2, तो 7 3 10, 10/2 यानी 5, तो ऊपर बच गया सिंपली 5, और नीचे आपके देखो 21/4 और h/m0c का होल स्क्वायर, यही बचेगा क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई है, तो ये एक स्क्वायर से ये पूरा एक पद कट जाएगा, और एक h से एक ये h भी कट जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा, m0c ऊपर जाएगा, तो बचेगा क्या 20/21 m0c। तो ये आपके किसका मान आ गया, मोमेंटम ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। फॉर्मूला हमने सिंपली काम में लिया और इसको किया। अभी तो मैं क्या इसको डिटेल में करा रहा हूँ तो आपको टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे खुद से फटाफट तो बड़े आसानी से हो जाएंगे। और अगर समय रहेगा और आपका इंटरेस्ट बना रहेगा तो कुछ प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है ना, तो आप और अच्छे से प्रयास कर सकते हो, वो हम ग्रुप पर शेयर करेंगे। तो किस प्रकार से ये पूरा डायग्राम, सारा खेल क्या है इस डायग्राम पर है। इस डायग्राम को मैंने 2 से 3 बार आपको अच्छे से बताया है। तो अगर आपके ये डायग्राम दिमाग में पूरा सेट है तो किसी भी न्यूमेरिकल को आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल होता है वो बिल्कुल उस टॉपिक में जो छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है या जो कॉन्सेप्ट वो टॉपिक बताना चाह रहा है उसके इर्द गिर्द ही घूमता है, ठीक है ना। बाकी तो आपका क्या है, आपके माइंड का सिंक्रोनाइजेशन किस प्रकार का है, किस प्रकार से माइंड आपके चीज़ों को कैच करता है और किस प्रकार से वापस उसको अप्लाई करता है, उस पर डिपेंड करता है। अदरवाइज इस डायग्राम के अलावा इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको, चाहे रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूछे, मोमेंटम पूछे, कुछ भी पूछे, आप आसानी से कर सकते हो। तो हमने ये टॉपिक भी अच्छे से कर लिया। तो हमने 2-3 न्यूमेरिकल इस टॉपिक में किए हैं, होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस कॉम्पटन इफेक्ट को हम यहीं समाप्त करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ नया टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक को पूरा करेंगे और फिर हमारा वही ट्रेंड, जब हमारा एक टॉपिक पूरा होगा तो उसके बाद हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मस्ट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।